ज्वाइन करने के लिए आप क्लास को रिज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और हमने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितनी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, जितनी जरूरी बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी बेसिक कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। प्लस अब हम लोग इस चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी की बुक के साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमारी एक रिवीजन क्लास थी, और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपना चैप्टर कितना, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। चलिए इसमें से भी एक बार आप लोगों को रिपीट करके बता दी जाएंगे जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे, और बाकी हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है, तो बच्चे आपको एक्सरसाइज 1.1 हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखो इस चैप्टर के अंदर पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों के सामने है कि आपको ये बताना है, ये वाला क्वेश्चन है कि 4 की पावर n क्या कभी अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो आपको ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 ये है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हैं, आपसे पूछा जा रहा है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चे संख्या 6 हमारे पास में, आप 6 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो बड़े आसानी से। तो 2 से कट गया 3, और 3 से कट गया 1। फिर हमने 20 को अभाज्य गुणनखंड किए, बच्चे 2 से कट के कितना आ गया 10, और हमने इसको फिर से 2 से कट के कितना आ गया 5, और 5 से कट के कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया। यानी कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा, और 20 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे कितना, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। चलिए अब आपसे इनका एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख करके, एचसीएफ बताइए कितना हो जाएगा जल्दी से। लोकेश के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, जिनका नाम है, एक सेकंड रुकिए, भावना, शायद भावना नाम है। और एक बच्चे ने और क्लास ज्वाइन की थी, सुहाना ने। बच्चे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हो जल्दी से। एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ क्लियर है सभी को, आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो जल्दी से। यस सर। ठीक है, चलिए अगर क्लियर है तो अब आपको होगा सर एचसीएफ क्या होता है। देखो याद रखना है सभी को सर, जो एचसीएफ होता है हमारे पास में, अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो सर जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर की बात देखी जाए तो सर कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, कैसी, मिनिमम, यानी कि छोटी घात, ठीक है। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं तो सर एलसीएम में ये तो होता ही होता है, क्या होता है कि सर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की आपने लिखा बच्चे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, और साथ में गुणा हो जाता है अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर, ठीक है, अनकॉमन फैक्टर। अब बस आपको इतना लिखना है कि बच्चे देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अगर एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ कितना हो गया, जो संख्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो बच्चे 2 की छोटी घात, छोटी घात कितनी है हमारे पास में, 1 है, तो 2 की घात 1 यानी कि 2 एचसीएफ है। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या है सर, जो संख्या कॉमन है, सर 2 कॉमन है, तो 2 की बड़ी घात, बड़ी घात कितनी है हमारे पास में, 2, गुणा जो अनकॉमन फैक्टर है, जैसे कि कॉमन नहीं है तो आपने इसको भी लिखा, गुणा ये भी अनकॉमन फैक्टर है, आपने इसको भी लिखा। ये कितना हो गया सर, 2 की घात 2 4, गुणा 3 गुणा 5, और ये कितना हो गया 12 पंजे 60। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि एलसीएम 60 है और एचसीएफ 2 है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। एक बार जल्दी से अगर क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, यानी कि इतना सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमें यही करना है, कुछ नहीं करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी पे जरा सॉल्व करना शुरू कीजिए जल्दी से। और जिस बच्चे का कॉपी पर सॉल्व हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करके जल्दी से दिखाना कि सर देखना एक बार मैंने सही किया है कि नहीं किया, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए जल्दी से कॉपी के ऊपर सॉल्व करना शुरू कीजिए, और जिसका कॉपी के ऊपर सॉल्व हो जाए वो एक बार कैमरा ऑन करके दिखा देना जल्दी से।
जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए वो कैमरा ऑन करके दिखा देना एक बार कॉपी की तरफ जल्दी से। हुआ किसी का सॉल्व? बताइए। हुआ किसी का सॉल्व? आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताइए। कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए और सॉल्व हो कर जाए रहे तो हैं जल्दी। सर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर जल्दी से पोल से उसके चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। हुआ किसी बच्चे का? इतना टाइम तो सफिशियंट है, काफी टाइम दे दिया आप लोगों को। बताइए, हुआ किसी का कंप्लीट? नाइनटी सिक्स का एलसीएम 16 है। कैमरा ऑन करके दिखाओ आप लोगों ने करा क्या है। जिस भी बच्चे ने लिख कर भेजा है 96 का एलसीएम 16, वो एक बार जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके दिखाए बच्चे। कैमरा ऑन करके दिखाए कि आप लोगों ने करा क्या है कॉपी के अंदर जल्दी से। बोलिए। नहीं कर रहे कैमरा ऑन? चलिए कोई बात नहीं, सामने देखिए स्क्रीन पर, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ऐसे तो पूरी क्लास निकल जाएगी। पर आप लोग कैमरा ऑन करके नहीं दिखाओगे। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 यानी कि 96 को आपने 2 से कट करना शुरू किया। जब आपने 2 से कट किया तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर आपने इसको 2 से कट किया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर आपने इसको 2 से कट किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट किया तो 2 छिक 12, 2 से कट किया तो 2 तिया 6, और 2 से कट किया तो सॉरी 3 से कट किया तो 3 एकम 3। फिर आपने 404 को कट करना शुरू किया। ये कितना हो गया कट करने के बाद में? 2 से कट किया तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट किया तो 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये 101 से ही कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। 101 से कट कर दिया, यानी कि आप लोग लिख सकते हो 96 बराबर कितना आ गया? ये 96 बराबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 गुणा 3। और फिर आपने लिखा 404 बराबर कितना हो गया बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 101। यानी कि आप इसे लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 96 को? सर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। और आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 101 की पावर 1। एचसीएफ क्या होता है? अभी आप लोगों ने एचसीएफ सीखा था पीछे वाले पेज पर ही, कि जो एचसीएफ होता है वो होता है कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, यानी कि जो फैक्टर कॉमन है उसकी छोटी घात। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है हमारे पास में? 2 है। और 2 की जो छोटी घात है वो 2 है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो बच्चे एचसीएफ कितना आ गया? 4। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? एचसीएफ कितना आ गया? 4। बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे देखिए। आपसे पूछा गया कि पहले तो आप लोग इसका एचसीएफ निकालोगे और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोगों को? सर इसका एलसीएम आ जाएगा, जो संख्या कॉमन है, सर 2 कॉमन है तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी बच्चे? 5, गुणा जो चीज कॉमन नहीं है 3 की पावर 1 इंटू 101 की पावर 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये लिखा है 101 की पावर 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 यानी कि 32, गुणा 3 की पावर 1 यानी कि 3, गुणा 101। अब आप 32 की गुणा 3 में करोगे
बच्चे 32 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ गया 96। और जब आप 96 की गुणा 101 में करोगे तो ये कितना आ गया सर 9696। ये एलसीएम होगा आपका। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर एचसीएफ तो हमारे पास में 4 है, ये रहा, और जो एलसीएम है हमारे पास में वो इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को। एक बार बताइए अगर सभी को क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई लिख कर भेजिए कि हाँ क्लियर है हमें। बस सर क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोट करी होगी, क्या नोट करिए कि आपके पास में दो संख्या थी, एक थी 96 और एक थी 404। ठीक है, अब आपने एक चीज इसके अंदर नोट करी होगी, क्या चीज नोट करी होगी देखिए, अगर आपने एलसीएम को देखा, एलसीएम को, तो बच्चे एलसीएम 404 से बड़ा है, यानी एलसीएम है वो बड़ी संख्या से बड़ा है, बड़ी संख्या से बड़ा, बड़ी संख्या से बड़ा है। ठीक है, बड़ी संख्या से बड़ा है। और आपने एक और चीज नोट की होगी, जो एचसीएफ है वो छोटी संख्या से छोटा है कि नहीं है, छोटी संख्या से छोटा है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, देखिए जो एचसीएफ है इन दोनों में से छोटी वाली संख्या से भी छोटा है। ठीक है, यानी कि 96 से छोटा है, क्योंकि इसके अंदर एचसीएफ कितना है 4 है। और जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या से भी बड़ा है, यानी कि 404 से भी बड़ा है, क्योंकि वो कितना है ना 9696। तो यहां से हम लोग एक चीज कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास में दो संख्याएं, अगर हमारे पास में दो संख्याएं, तो बच्चे जो एलसीएम होगा हमेशा, अगर जो दो संख्याएं जो एलसीएम होगा हमेशा, या तो वो एचसीएफ से बड़ा होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए कि जो एलसीएम है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा, वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास में अगर ऐसे नंबर दे दिए जाए, कैसे नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप 4 और 16 का एचसीएफ बताइए कितना होगा, 4 और 16 का एचसीएफ बताइए कितना होगा, बताइए जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए कि 4 और 16 का एचसीएफ कितना होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए चैट सेक्शन के अंदर, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर कि 4 और 16 का एचसीएफ कितना होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से फुल तो चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, यानी कि एक बच्चे का आंसर आ गया 4 और 16 का एचसीएफ 4 होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना, जब आप 4 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बच्चे 2 से कट के 2 आ गया, और 2 से कट के 1 आ गया। जब आपने 16 को कट किया तो बच्चे 2 से कट के कितना आ गया 8 आ गया, 2 से कट के कितना आ गया 4 आ गया, फिर आपने 2 से कट के 2 आ गया, और 2 से कट के कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि आप 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2, और आप 16 को लिख सकते हो कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और ये कितना हो गया हमारे पास में, सर ये हो गया हमारे पास में 2 की घात 2, और ये कितना हो गया 2 की घात 4। तो एचसीएफ कितना होता है बच्चे, एचसीएफ होता है हमारे पास में जो संख्या कॉमन है, जो संख्या कॉमन है उसकी छोटी घात। सर 2 कॉमन है और उसकी छोटी घात 2 है, तो बच्चे एचसीएफ कितना हो गया 4। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक। और अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बच्चे एलसीएम क्या है, जो संख्या कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी घात कितनी आ गई 2 की पावर 4, ये 16 आ गया। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर हमारे पास में दो ऐसी संख्याएं दे दी जाए कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर दे, अगर हमारे पास में ऐसा नंबर दे दिया जाए कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर दे, तो जो छोटी वाली संख्या होती है वो आपकी एचसीएफ कहलाती है, और जो बड़ी वाली संख्या होती है वो आपकी एलसीएम कहलाती है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या ये क्लियर है सभी को कि अगर हमारे पास में कुछ दो संख्याएं ऐसी दे दी जाए कि जो छोटी संख्या है वो उस बड़ी संख्या को भाग कर दे, तो छोटी संख्या आपकी एचसीएफ कहलाती है और बड़ी संख्या आपकी एलसीएम कहलाती है। ठीक है, चले, अब आपको बस इतना याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, वो शायद आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, सर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बच्चे यहाँ पर तीन संख्याएं दे रखी हैं, कितनी दे रखी है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपने 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से कट के 3,
3 से कट गया 1। अगर अब आपने 72 के अभाज्य गुणनखंड करने शुरू किए बच्चे, 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, फिर आपने 2 से काटा 9, और फिर आपने 3 से काटा 3, और 3 से काटा 1। जब आपने 120 को कट करना शुरू किया तो कितना आ गया, 2 से कट गया 60, 2 से कट गया 30, 2 से कट गया 15, 3 से कट गया 5, और 5 से कट गया 1। यानी कि 6 को आप लोग लिख सकते हो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक, फिर आप लोग 72 को लिख सकते हो कितना सर, 2 की घात कितना, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। और आप लोग 120 को लिख सकते हो कितना, 2 की घात कितना, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अगर आप यहां से एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो संख्या कॉमन है, जैसे कि आपको 2 कॉमन दिखाई दे रही है, तो 2 की छोटी घात कितनी है 1, तो 2 की घात 1 गुणा, सर 3 कॉमन है तो 3 की छोटी घात कितनी है 1, तो एचसीएफ कितना हो गया 6। बोले इतना क्लियर सभी को, एचसीएफ कितना हो गया 6। और अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा, जो संख्या कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी घात कितनी है 3, तो 2 की बड़ी घात कितनी है 3 गुणा, 3 कॉमन है तो बच्चे 3 की बड़ी घात कितनी है 2, 3 की बड़ी घात कितनी है 2 गुणा, जो संख्या कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया 5 की घात 1। ये कितना हो गया, 2 की घात 3 कितना हो गया 8 गुणा 3 की घात 2 कितना हो गया 9 गुणा 5। और आप लोग जानते हो 8 पंजे 40, और 40 की गुणा 9 में कर दोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 40 की गुणा 9 में कर दो तो 9 तो 36, यानी कि 360। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक, यानी कि अब आपको सारी चीजें क्लियर है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कि हम लोग एलसीएम और हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बच्चे हमारे पास में अब क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या लिखना है, कुछ नहीं करना, ये जो संख्याएं आपको दे रखे हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, यानी कि आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने लिखा 140 और 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। बच्चे 2 से कट किया कितना आ गया हमारे पास है 70 आ गया, 2 से कट के कितना आ गया हमारे पास है 35 आ गया, फिर आपने इसको 5 से कट के कितना आ गया 7 आ गया, और 7 से कट के कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि 140 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक है, ठीक है, हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बोले इतना क्लियर सभी को। अब इसी तरीके से आप बाकी के सारे पार्ट्स होमवर्क में कर लोगे कि 156 आपने अभाज्य गुणनखंड किए और उसको लिख दिया। बोले कर लोगे सभी को, आप इसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स होमवर्क में कर लोगे। अभाज्य गुणनखंड करने यानी कि आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही करने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करें आगे क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चे, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में ये है, एक सेकेंड रुकना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 26 और 91 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और फिर आपको इसकी जांच करके बतानी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम तो आ गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चे आपने 26 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो सॉरी 26 और 91 का, बच्चे 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया सर, 2 से कट के 13 आ गया, और आपने 13 से कट के कितना आ गया 1 आ गया। अगर आप 91 को कट करोगे तो कितना आ गया बच्चे, 91 को आपने कट किया, कितने से कट किया, आप 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट करोगे नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, और 7 से कट जाएगा। 7 से कट गया तो सर ये 13 आ गया, 13 से कट गया तो ये 1 आ गया। यानी कि अगर आपको इसका अभाज्य गुणनखंड बनाना है, क्या बनाना है, अगर आपको इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो बच्चे ये बन गए। यानी कि आप लिख सकते हो कि 26 बराबर कितना है सर जी 2 गुणा 13 है, और जो 91 है वो कितना है
7 गुणा 13 है। अगर देखा जाए इनका एचसीएफ कितना हो गया सर, एचसीएफ हो गया हमारे पास में, ये संख्या कॉमन है तो बच्चे एचसीएफ कितना हो गया 13। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 2 की घात 1 13 की घात 1 है, 7 की घात 1 13 की घात 1, जो संख्या कॉमन है उसकी छोटी घात 1 है। एचसीएफ 13। एलसीएम कितना हो गया बच्चे? एलसीएम हो गया हमारे पास में सर, जो संख्या कॉमन है उसकी बड़ी घात भी 1 है, गुणा बाकी जो कॉमन नहीं है वो 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? तो जो यस एचसीएफ सर। है, हाँ बच्चे जो एचसीएफ है वो तो 13 है। जो एचसीएफ है याद रखना कि सर जो एचसीएफ है वो तो 13 है, और जो हमारे पास में एलसीएम है वो 13 गुणा 2 गुणा 7 है। ठीक है, ये हमारे पास में एलसीएम है। अब आपको चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि सर जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यानी कि संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया सर? 26 इंटू 91। यस सर। ये संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, ये संख्याओं का गुणनफल कितना है? 26 गुणा 91। और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है? आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है? सर एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है? 13 गुणा 2 गुणा 7। जब आप इस पूरी संख्या को सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो बच्चे, ये कितना हो गया? 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26 गुणा 13 इंटू 7 कितना हो गया? 91। यानी कि ये जो आपका एचसीएफ था गुणा ये जो आपका एलसीएम था वो किसके बराबर आ गया? वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया। बोलिए हो गया बराबर के नहीं हो गया? बोलिए, बोलिए यस बच्चे इतना सर। क्लियर सभी को कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको यही करना है, बाकी के तीनों पार्ट्स आप लोग होमवर्क में कर लोगे, दोनों बच्चे पार्ट, कि आपको 510 और 92 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उनका प्रोडक्ट आपको 510 इंटू 92 के बराबर दिखाना है। 336 और 54 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा वो 336 गुणा 54 के बराबर आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आपके पास में एनसीईआरटी की बुक होगी, और आप लोग साथ के साथ चेक भी कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक से। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के ही है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर अगर आप देखोगे एक्सरसाइज 1.1, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यही दिखाई देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपने भी सीखा था जब एग्जाम्पल किया था। बच्चे आप तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे कि सर 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? सर 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। फिर आपने 15 को कटना कटना शुरू किया बच्चे, 3 से कट के 5 आ गया, 5 से कट के 1 आ गया। और फिर आपने 21 को कट किया बच्चे, 3 से कट किया तो 3 सत्ते 21, और 7 से कट किया तो 1। यानी कि आप 12 को तो लिख सकते हो कितना बच्चे? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। आप 15 को लिख सकते हो कितना बच्चे? 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। और आप 21 को लिख सकते हो कितना? 7 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। यानी कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है बच्चे वो तो कितना आ गया? जो संख्या कॉमन है उसकी छोटी घात बच्चे 1, यानी कि एचसीएफ तो कितना हो गया? 3 हो गया। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो बच्चे जो संख्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो इसकी बड़ी घात गुणा जो संख्या कॉमन नहीं है, जैसे 2 की घात 2 ये कॉमन नहीं है, गुणा 5 की घात 1 कॉमन नहीं है, गुणा 7 की घात 1 कॉमन नहीं है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? तो ये कितना हो गया हमारे पास में? सर 3 की घात 1 3 हो गया, 2 की घात 2 यस 4, सर। 5 की घात 1 5 हो गया, 7 की घात 1 7 हो गया। अब आप देखो 4 पंजे 20, 20 या 60, और 60 गुणा 7 कितना हो गया? 420 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 420 हो गया। यहां तक क्लियर सभी को? बोलिए यहां तक क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे यहां तक क्लियर? ठीक है, अब हम लोग पीछे चलते हैं। यस। पीछे का यस मतलब है, सर। सॉरी आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, ये दो संख्याएं, एक है 306 और एक है 657। बच्चे किसी का माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद कीजिए। किसी का माइक ओपन है बच्चे, माइक बंद कीजिए। देखिए अब आप कह रहे हो कि सर दो संख्याएं, एक है 306 और एक है 657। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको 9 दे रखा है। कितना दे रखा है एचसीएफ? 9 दे रखा है। आपसे यस सर। एलसीएम पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए कितना होगा।
तो आपने क्या चीज याद कर रखी थी, आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला याद कर रखा है इस चैप्टर के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है कि सर अगर हमारे पास में दो संख्या है, सबसे पहले तो आप लोग नोट बनाकर लिख लेना। नोट बनाकर क्या लिखना है कि सिर्फ दो संख्याओं के लिए, यानी कि जो फॉर्मूला होता है ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए होता है। कितनी संख्याओं के लिए होता है? सिर्फ दो संख्याओं के, सिर्फ दो संख्याओं के लिए। अगर तीन संख्याएं तो ये फॉर्मूला चलेगा नहीं। जो अभी हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए चलता है। ठीक है, कैसे चलता है, क्या फॉर्मूला है कि सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि जो संख्याओं का गुणनफल है, जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर है? उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। बोले इतना क्लियर सभी को कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब आपने कहा सर दो संख्या कितनी है? सर एक है 306 और एक है 657। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम हम लोगों को निकालना है। बच्चे यहाँ से कोई बच्चा एलसीएम निकालेगा तो कैसे निकालेगा कि सर जो एलसीएम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सर इधर 9 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, भाई इधर आके क्या कर देगा? ये भाग कर देगा। भाग कर दो 9 से, बच्चे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बचा 2, यानी कि 9 तिया 27, यानी कि आपको 73 की गुणा करनी है किसके अंदर? सर 73 की गुणा करनी है 306 के अंदर। बस आपको 73 की गुणा 306 के अंदर करनी है। और जब आप 73 की गुणा 306 के अंदर कर दोगे बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा आपके पास में। आप लोग गुणा करके देख लेना कि जब आप 73 की गुणा 306 में करोगे बच्चे आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 2 3 3 8। बोले इतना क्लियर सभी को कि जो एलसीएम होगा वो 2 2 3 3 8 होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को। आप लोग एक बार माइक ओपन करके भी बोल दिया करो हाँ सर क्लियर है। आप लोग चैट सेक्शन में भाई लिख देते हो वो तो ठीक है, आप लोग यस बता सर। ठीक। यस सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि जांच कीजिए। क्या जांच करना है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, आपको ये जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n, आप लोग जानते हो प्राकृत, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ ना प्राकृत संख्या, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं प्राकृत संख्या। और इसी को हम लोग एक संख्या और लिखते हैं, क्या लिखते हैं? या प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्या। क्या कोई बच्चा बताएगा ये क्या होता है हमारे पास में? बोलिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? यानी कि इनको अगर बात करें तो इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। आप लोगों ने सुना होगा वो सभी संख्याएं जो गिनती के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे भाई? नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कि नेचुरल नंबर्स का समूह को एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो कह रहा है कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी रखी जाए, तो क्या संख्या 6 की पावर n, तो क्या संख्या 6 की पावर n, बच्चे 6 की पावर n का मतलब क्या है? अगर आपने n को 1 ले लिया तो 6 की पावर 1, n को 2 ले लिया 6 की पावर 2, n को 3 ले लिया 6 की पावर 3, n को 4 ले लिया 6 की पावर 4। तो देखो 6 की पावर 1 का मतलब क्या है? 6। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है? 6 गुणा 6, और ये कितना हो गया? 36। सर 6 की पावर 3 का मतलब क्या है? 6 गुणा 6 गुणा 6, और ये कितना हो गया? 216। और 6 की पावर 4 का मतलब क्या है? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, और ये कितना हो गया हमारे पास में? कोई बच्चा बताएगा कि आप 216 की गुणा अगर आप 6 में करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 1296। आपने एक चीज नोट करी होगी कि अगर हमारे पास में 6 की पावर n है, और बच्चे n क्या है हमारे पास में? n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n 1 2 3 4 कुछ भी हो, बच्चे 6 की पावर n का जो मान होगा वो हमेशा किस संख्या पर खत्म होगा? वो हमेशा 6 पर खत्म होगा। तो वो यही जानना चाह रहा है कि क्या कभी वो 0 पे समाप्त हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर वो कभी भी 0 के ऊपर समाप्त नहीं हो सकता। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब आपको एक चीज और नोट करनी है, सर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बच्चे आपको सिर्फ इतना लिखना है कि देखिए अगर आपको किसी संख्या के लास्ट में 0 लगाना है, देखो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। यानी कि अगर किसी संख्या के लास्ट में आपको 0 लेकर आना है तो 0 जब भी आएगा जब आप 2 इंटू 5 करेंगे। जैसे कि सर अगर 2 की पावर 2 गुणा 5 कर दे कितना आएगा? सर ये 20 बन गया।
अगर सर मैंने 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 कर दिया तो कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब 2 इंटू 5 को गुणा करते हैं तो हमारे पास में एक जीरो आ जाती है। ठीक है, कितनी आ जाती है, जीरो लास्ट में। देखो 2 इंटू 5 है तो लास्ट में क्या आ गया हमारे पास में, जीरो। तो 6 की पावर n के अंदर बच्चे कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब 6 के गुणनखंड करोगे तो वो 2 गुणा 3 आएगा, ना कि 2 गुणा 5 आएगा। ठीक है, तो बच्चे इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। आपको क्या लिखना है, सर 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, इस वजह से कभी भी 6 की पावर n कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं हो। ठीक, चलिए अब हम लोग 6th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 पूछा जा रहा है कि बताइए भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चे पहले हम लोग भाज्य संख्या के बारे में सीख लेते हैं। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा भाज्य संख्या क्या है? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा भाज्य संख्याएं क्या होती है? देखिए दो तरीके की संख्याएं होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कर दो जिसको भी पता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, बोलिए। सर जो जिसको भी पता है वो अपना माइक बोलिए। सर जो मतलब सम संख्या से भाग हो जाए वो भाज्य है, और जो विषम संख्या से भाग हो वो अभाज्य है। ठीक है, पर बच्चे ऐसा नहीं होता। देखिए आपको ये याद रखना है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। सर दो एग्जाम्पल याद रखना, 2 3 5 7 11 13 17 19। यानी कि जो संख्या, देखो अगर आप दो को देखोगे तो दो किससे कटता है बच्चे, दो या तो एक से कटता है या फिर दो से कटता है। क्या किसी और से कटता है? दो नहीं कटता। नो सर। तीन किससे कटता है? तीन एक से कटता है या फिर तीन से कटता है। पांच किससे कटता है? या तो एक से कटता है या पांच से कटता है। बच्चे सात किससे कटता है? एक से कटता है या फिर सात से कटता है। 11 किससे कटता है? सर या तो एक से कटता है या फिर 11 से कटता है। तो ये सभी वो संख्याएं जो एक से कटती हैं या फिर अपने आप से कटती हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। सॉरी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को एग्जाम्पल देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, उसके बाद में 6 होती है, उसके बाद में 8 होती है, फिर 9 होती है, फिर 10 होती है, फिर 12 होती है। अब आपने एक चीज नोट करी कि सर जीरो और एक को छोड़ दो, यानी कि ना तो यहाँ पर जीरो दिख रहा है ना एक दिख रहा है। तो बच्चे जीरो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दो से शुरू होती है, दो तीन, और हमारे पास में जो भाज्य संख्या होती है वो चार से शुरू होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। अब देखो चार किस किस से भाग होता है बच्चे, एक से भाग होगा होगा, ये दो से भी भाग होगा होगा, और ये चार से भी भाग होगा। छह किस किस से भाग होता है? सर एक से भाग होगा, दो से भाग हो जाएगा, तीन से भाग हो जाएगा, छह से भाग हो जाएगा। बच्चे आठ किस किस से भाग होता है? सर एक से भाग हो जाएगा, दो से भाग हो जाएगा, चार से भाग हो जाएगा, आठ से भाग हो जाएगा। आपने एक चीज नोट की, भाज्य संख्या वो संख्या है जो कम से कम तीन संख्याओं से कटे, जो कम से कम तीन संख्याओं से कटे। यानी कि भाज्य संख्या वो होती है जिनके कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, कम से कम, भले ही चार हो जाए, पांच हो जाए, छह हो जाए, कितने हो जाए। और अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं के, तो इनके एग्जैक्टली यानी कि केवल और केवल, केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो। यानी कि केवल और केवल दो संख्याओं से भाग सर हो दो। सकती है, और ये कम से कम, यहाँ पे लिखा हमने कम से कम, यानी कि चार भी गुणनखंड हो सकते हैं, पांचवी, छहवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, कितने भी हो सकते हैं, कम से कम तीन होंगे। भाज्य संख्या सभी को पता लग गई। चलिए अब आपको एक चीज और सीखनी है। क्या सीखनी है? अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5 गुणा 7 कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा, माइक ओपन करके। 5 गुणा 7 कितना होगा? बोलिए 5 गुणा 7 कितना होगा? 35। ठीक है, यानी कि 35 हो गया, 35 हो गया। अब आप ये बताइए 35 किस किस से भाग होगा? आपने कहा सर अगर 35 को देखा जाए तो सर ये एक से तो भाग होगा ही होगा। सर ये किन दोनों से मिलकर बना है? सर ये 5 और 7 से मिलकर बना है, तो सर ये 5 से भी भाग होगा और ये 7 से भी भाग होगा, और सर ये 35 से भी भाग होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए। अब यस यस सर। आपने एक चीज नोट की, जो 35 है, 35 के गुणनखंड कितने हैं? चार है, यानी कि तीन से ज्यादा है।
तो 35 कैसी संख्या हो गई? 35। आप कहोगे सर ये तो कैसी संख्या हो गई? एक भाज्य संख्या हो गई। कैसी हो गई? एक भाज्य संख्या। संख्या हो गई। भाज्य। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन लगे, ये बताइए a इंटू बी कैसी संख्या है? a इंटू बी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। आप कहोगे हाँ सर a इंटू बी बिल्कुल एक भाज्य संख्या है। क्यों? जब दो संख्याओं को गुणा करके एक नई संख्या आएगी तो बच्चे वो एक से भी भाग होगी, ये एक से भी भाग होगी, ये अपने आप से भी भाग होगी, और ये a से भी भाग होगी, और ये b से भी भाग होगी। इनके अलावा ये किसी और संख्या से भी भाग हो सकती है। आप कहोगे सर एग्जाम्पल बताइए कैसे हो सकती है? जैसे कि आपने लिखा 4 इंटू 5। अच्छा 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20। अब देखो 20 किस किस से भाग होगा? देखो 20 किस किस से भाग होगा? सर ये तो 1 से भाग होगा, सर ये 2 से भी भाग होएगा, सर ये 4 से भी भाग होएगा, ये 5 से भी भाग होएगा, सर ये 10 से भी भाग होएगा, और सर ये 20 से भी भाग होगा। अब देखो 20 किस किस संख्या से भाग हो रहा है? यानी कि सर 1 से भी भाग हो रहा है, 20 से भी भाग हो रहा है, 4 से भी भाग हो रहा है, 5 से भी भाग हो रहा है, इनके अलावा भी और संख्याओं से भी भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कह सकते हो कि अगर a इंटू बी टाइप में कोई संख्या लिखी है तो वो हमेशा एक कैसी संख्या होगी? वो हमेशा एक भाज्य संख्या होगी। बोले इतना क्लियर सभी को? कैसी संख्या होगी? वो एक भाज्य संख्या होगी। बोले क्या इतना क्लियर सभी को? अरे बोल दो माइक यस ओपन सर। कर। ठीक है चलिए, तो बच्चे अब आप यहाँ पर देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको व्याख्या करनी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखो यहाँ पर प्लस 13 लिखा है। क्या लिखा है? प्लस 13। अब आप एक चीज और जानते हो अच्छे से। क्या चीज जानते हो? ध्यान से सुन लेना, आप क्या क्या चीजें जानते हो। आप ये चीज जानते हो, अगर कहीं लिखा है 2 गुणा 5, तो हम नंबर बदल देते हैं। अगर कहीं लिखा हमारे पास में 25 गुणा 5, और कहीं हमारे पास में लिखा है 25 प्लस 5, बच्चे क्या आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो? आप कहोगे सर इसमें से मैं 5 कॉमन नहीं ले सकता, मैं इसमें से 5 कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि 25 इंटू 5 करके मेरे पास में 125 आएगा। लेकिन पर अगर ये प्लस की फॉर्म में लिखे हैं तो क्या मैं इनमें से 5 कॉमन ले सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल 5 कॉमन ले सकते हो। क्यों? आपने अगर 5 कॉमन लिया तो बच्चे कितना आ गया यहाँ पर? 5, और यहाँ पर कितना आ गया? 1। ठीक है, और ये कितना हो गया सर? 5 गुणा यहाँ पर कितना आ गया? 6, और ये कितना हो गया? 30। देखिए आपने प्लस वाले में से अगर 5 कॉमन लिया तो सोल्व करके कितना रहा है? 30। और वैसे भी अगर आप 25 के अंदर 5 जोड़ दोगे तो 25 के अंदर 5 जोड़ने पर कितना आएगा आपके पास में? 30 ही आएगा। बोले क्लियर सभी को? तो आपने एक चीज ये सीखी कि सर अगर यस कोई सर। गुणा के रूप में लिखे तो आप उसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर प्लस के रूप में लिखे तो आप उसमें से कॉमन निकाल सकते हो। अब चलते हैं पीछे अपने सवाल की तरफ। अब आप ये कह रहे हो कि सर ये गुणा में अगर देखा जाए तो यहां तक गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि 11 इंटू 7 कितना हो गया? 77 गुणा 11 प्लस 13। तो मैं क्या इसमें से 13 कॉमन निकाल सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल 13 कॉमन निकाल सकते हो। 13 कॉमन निकालोगे तो कितना बच गया? 77 प्लस कितना बच गया? 1, क्योंकि ये लिखा है 13 इंटू 1। तो 13 कॉमन निकालने पर कितना बच गया हमारे पास में? 77 प्लस 1, ये कितना हो गया? 78। यानी कि 13 गुणा 78। और आप लोग जानते हो अगर कोई संख्या a इंटू बी के फॉर्म में लिखी है तो ये संख्या हमेशा कैसी संख्या होगी? ये संख्या हमेशा एक भाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि सर ये 1 से भी भाग होगी, ये 13 से भी भाग होगी, ये 78 से भी भाग होगी। यानी कि वो कम से कम इतनी संख्याओं से तो भाग होगी होगी। और जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती है वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है? वो हमेशा एक भाज्य संख्या कहलाती है। बोले क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। किसी को कोई यस डाउट? सर। डाउट किसी को कोई? नो सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, देख लेते हैं इसको भी साथ के साथ ही। क्या लिखा है सर? इसके अंदर लिखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। आप हमें ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 5 को हटाओ, 5 को हटाओ तो कितना बचेगा? कि सर 7 गुणा 6, 6 गुणा 4, 4 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 1, इनको गुणा करके कोई संख्या आएगी कि नहीं आएगी? आपको भी सर बिल्कुल आएगी। जैसे कि यहाँ पर 7 और 11 को गुणा करके कितना आ गया था? 7 और 11 को गुणा करके 77 आ गया था, तो आपने इसको लिखा 77 गुणा 13। तो वैसे ही बच्चे इन सभी को गुणा करके एक संख्या आएगी। हमने मान लिया वो संख्या m है, कुछ तो कुछ आएगी। उसके साथ में लिखा है गुणा 5 प्लस यहाँ पे लिखा है 5 गुणा 1। अब आपने 5 कॉमन निकाल लिया। जब आपने 5 कॉमन निकाले तो बचा कितना? m प्लस 1। बच्चे m कोई एक संख्या है,
और जब उसके अंदर आप एक जोड़ दोगे तो वो कोई एक नई संख्या आ जाएगी। और जब कोई 5 इंटू एन के फॉर्म की संख्या है, बच्चे एन कोई संख्या है, तो आप कह सकते हो कि सर ये हमेशा एक भाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 से भाग होगी, ये 5 से भाग होगी, और ये एन से भी भाग होगी। एन जो भी संख्या बनकर आएगी ये कम से कम 3 संख्याओं से भाग हो जाएगी, और इस वजह से आप इसे कह सकते हो कि कैसी संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक हमारे पास में एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर 7th क्वेश्चन है। 1.1 के अंदर 7th क्वेश्चन है। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी कि इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, एक ही स्थान से चलना शुरू किया, एक ही टाइम पर चलना शुरू किया, और एक ही डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा में चलना शुरू किया, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वो कितने समय के बाद में फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जैसा कि आपको अभी कुछ दिखाया जाता है, आप समझ जाओगे कि हाँ सर ये कुछ ऐसा ही है। आप लोग पार्क जाते होगे घूमने के लिए, जब आप पार्क में जाते होगे घूमने के लिए तो आपने देखा होगा कि सर पार्क में मान लीजिए हमारे पास में एक वृत्ताकार पार्क है। कैसा पार्क है? एक वृत्ताकार पार्क है। देखा है आपने वृत्ताकार पार्क? कभी नहीं देखा है, बताओ पहले। यानी कि क्या आपने सर्कुलर पार्क देखा है कभी? माइक ओपन करके बताना। नो सर, नो सर, नो सर। नहीं देखा? चलिए तो अभी आप नोटबुक में देख लो कि मान लीजिए एक ऐसा पार्क है। ठीक है, कैसा पार्क है कि सर ये रहा हमारे पास में, मान लेते हैं ये एक ऐसा पार्क है। एक सेकेंड रुकना सिर्फ। एक सेकेंड रुकना, सॉरी 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 सॉरी। मान लेते हैं ये हमारे पास में छोटा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है आज ये? अब ठीक है, एक तो ये रहा। अब हमने इसको छोटा कर दिया, और एक हमारे पास में ये रहा। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये हमारे पास में दो पार्क है। ये दो पार्क नहीं, ये हमारे पास में एक पार्क है। एक सेकेंड देखो भाई, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास में एक वृत्ताकार पार्क है। अब मान लीजिए पार्क के चारों तरफ फुटपाथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चारों तरफ ये पार्क है, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा ये पार्क है, और इसके चारों तरफ बाहर की तरफ क्या बना हुआ है? फुटपाथ बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए फुटपाथ पे क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर सोनिया ने और रवि ने एक साथ चलना शुरू किया। ठीक है, एक ये सोनिया है और एक ये रवि है। ठीक है, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया 12 बजे। कितने बजे चलना शुरू किया? 12 बजे। ठीक है, और जब 12 बजे चलना शुरू किया तो रवि को कितना टाइम लग रहा है? देखिए पीछे लिखा हुआ है कि रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट, और जबकि सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा दे रहा है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा दे रही है। तो जैसे ही 12 बज करके, देखिए जैसे ही 12 बज करके 12 मिनट होंगे, रवि फिर से एक चक्कर लगाकर यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही 12 बज करके 18 मिनट होंगे, सोनिया एक चक्कर लगाकर फिर से यहाँ आ जाएगी। जैसे ही 12 बज करके 24 मिनट होंगे, रवि का दूसरा चक्कर लग जाएगा, और जैसे ही 12 बज करके 36 मिनट होंगे, रवि का तीसरा चक्कर लग जाएगा और रवि यहीं पर आ जाएगा। जैसे 12 बज करके 36 मिनट होंगे, सोनिया का दूसरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग देख पा रहे हो सर 12 बज करके 36 मिनट पर, 12 बज करके 36 मिनट पे वो दोनों फिर से एक साथ है प्रारंभिक पॉइंट पर। यही सवाल था, ये रहा कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि को 12 मिनट में लगाना मतलब 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बच्चे कितने समय के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। कितना आ गया आंसर? 36 मिनट के बाद। अब ये तो आपको समझ में आ गया,
लेकिन पर आप इसको सोल्व कैसे करोगे? आप कहोगे सर रवि को कितना टाइम लग रहा है? सर रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सर सोनिया को टाइम लग रहा है हमारे पास में 18 मिनट। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 12 और 18, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? सर 36 मिनट। तो ये दोनों फिर से एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे? प्रारंभिक पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस। हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। लोकेश यस यादव के सर। नाम से क्लियर हो गया सभी को? बस हमें यही चीज समझनी है। क्या चीज यस समझनी सर। है? कि सर वो प्रारंभिक स्थान पर जब मिलेंगे तो 12:36 पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 हमारी खत्म हो गई है और हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमारे पास में जो सवाल है उसमें पहला उदाहरण ये है कि आप सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इतनी देर में हम सिद्ध करना सीखेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग ये सीखें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? बोलिए जल्दी से। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा अप्रिमेय संख्या और प्रिमेय संख्याओं के बारे में? जल्दी से बताइए। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा अप्रिमेय और प्रिमेय संख्याओं के बारे में? सर जो अपने आप से और एक से भाग होती है। नहीं 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 नहीं। देखिए आप प्रिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं सर, वो सभी संख्याएं वो जो सभी P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। हाँ, वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं, वो कैसी भी संख्या, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो सभी संख्याएं प्रिमेय संख्या कहलाती है। वो सभी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या कहलाती है? प्रिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब ये पूर्णांक एक नया शब्द आ गया। क्या कोई बच्चा बताएगा पूर्णांक क्या होता है? क्या कोई बच्चा बताएगा पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। पूर्णांक आप लोगों ने अभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा, बोलिए सीखा था अभी? माइक ओपन करके बोल दो हाँ सर ना सर, उसको बोल दो। यस सर। अभी हम लोगों ने Yes, प्राकृतिक, हाँ अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा था। क्या सीखा था? कि सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से दर्शाते हैं और प्राकृतिक संख्या वो होती है जिन्हें गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए क्लास के अंदर और पूछा जाए बताओ आज क्लास के अंदर कितने बच्चे आए, तो वो कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनना शुरू करेगा। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है इनके समूह को n से दर्शाते हैं और ये संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। अच्छा बताओ क्या 2.5 एक प्राकृतिक संख्या है? माइक ओपन करके बताना, क्या 2.5 एक प्राकृतिक संख्या है? बोलिए। क्या नो दो? नहीं है। सर। क्यों? क्योंकि सर दो दो एक प्राकृतिक संख्या है, दो के बाद में 3 एक प्राकृतिक संख्या है, 2.5 प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए सर प्राकृतिक संख्याओं का इंटीजर यानी कि पूर्णांक से क्या लेना देना? बच्चे ये लेना देना है कि जो हमारे पास में पूर्णांक होते हैं, जो हमारे पास में पूर्णांक होते हैं, जो हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं, वो और कुछ नहीं होते। इंटीजर्स के समूह को हम जेड से दर्शाते हैं और ये समूह जो होता है ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है। 1 2 3 4 और सर अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग माइनस का निशान लगा दें, -1 -2 -3, यानी कि प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए, चाहे उसके अंदर प्लस का निशान हो चाहे उसके अंदर माइनस का निशान हो और साथ में आपका जीरो भी चल सकता है। इन संख्याओं को गौर से देख लो, इन संख्याओं को, सिर्फ इन्हीं संख्याओं को आप लोग पूर्णांक कहते हो, इन्हीं संख्याओं को इंटीजर कहते हो। इस सब जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, सिर्फ वही पूर्णांक होती है। अब चाहे वो प्लस में आ जाए और चाहे वो माइनस में आ जाए, बताइए पूर्णांक पहचान लोगे? सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही पूर्णांक होती है। बस एक जीरो और ले लो सब साथ में, सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही पूर्णांक होती है, साथ में जीरो ले लो। अब चाहे वो प्राकृतिक संख्या प्लस वाली हो और चाहे प्राकृतिक संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगाओ। जैसे कि आप कल को आपसे कोई पूछने लगे, ये है एग्जाम्पल कि बताइए क्या माइनस के 5.9 पूर्णांक है, तो आप क्या देखोगे? आप सिर्फ ये देखोगे कि क्या 5.9 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है बच्चे, माइनस के 5.9 आपका पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अब Yes, आप लोग sir. जानते हो परिमेय संख्याएं सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो, वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए सर 2/3, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ सर ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है और पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि ये दोनों ही प्राकृतिक संख्या है। और सर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 3 है सर, 0 के बराबर नहीं है। आपसे कोई पूछ लगे 5 बताइए, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए और सर 5 और 1 दोनों ही पूर्णांक है और 1 यानी कि जो क्यू है नॉट इक्वल टू 0 है। आपसे कोई पूछ लगे बताइए 2.5 क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे सर नहीं। बिल्कुल परिमेय संख्या, बिल्कुल प्रीमियर संख्या है। क्यों? क्योंकि सर 2.5 में अगर आपने डेसिमल को हटाया तो सर डेसिमल के प्लेस पर 1, डेसिमल के आगे एक संख्या तो 1 0, यानी कि आप 2.5 को कितना लिख सकते हो? 25/10। अब ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है और सर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर है, पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब सारी बात आती है हमारे पास में यहाँ पर, ये बताइए कि क्या √4 एक परिमेय संख्या है? ये बताइए, क्या √4 एक परिमेय संख्या? बोलिए, समझ में नहीं आया है क्या? नहीं है? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। देखिए √4 का मान कितना होता है? 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह दोगे सर √4 एक परिमेय संख्या है। √4 कैसी संख्या है? √4 एक परिमेय संख्या है। सर √9 कैसी संख्या है? सर √9 का मान कितना होता है? 3, यानी कि 3/1। सर ये भी परिमेय संख्या है। सर √16 कितना होता है? सर √16 होता है 4, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आपने ये देखा सर √4 के बाद में √9 आया, √16 आया, तो क्या √5 एक परिमेय संख्या है? अब आप कहोगे सर √5 को अगर देखा जाए तो सर √5 का मान कोई मान नहीं होता। हाँ इसे हम लोग अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखें लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में, लेकिन पर क्या √5 एक पूर्णांक है? बताइए क्या √5 एक पूर्णांक है? आप कहोगे नहीं सर √5 एक पूर्णांक नहीं होता। क्या √5 कोई प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो सर √5 हमारी कैसी संख्या है? √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे अब आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें ये सारी चीजें क्लियर है। बाकी सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी, और फिर हम लोग